नमस्कार मित्रों। हम लोग राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे। उसमें आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है। मैंने इसकी पृष्ठभूमि आप लोगों को बताई थी पिछली बार कि हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम मूल रूप से इसको एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक अवधारणा के रूप में बात करने से पहले हमें एक दार्शनिक दृष्टि भी इस पर डालनी चाहिए कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या स्वतंत्र इच्छा होती है, और अगर इच्छा स्वतंत्र है तो क्या इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि इच्छा स्वतंत्र हो सकती है या नहीं हो सकती। इस पर काफ़ी बातचीत हमने पिछली बार कर चुके हैं हम, इसलिए उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि जो दार्शनिक पक्ष है स्वतंत्रता का कि इच्छा स्वतंत्र होती है या नहीं होती, या जो सब कुछ जो जीवन में होता है वो पहले से ही डिटरमाइंड होता है या नहीं होता। इस विषय पर हम लोग नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि में फ्रीडम का क्या अर्थ होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता मुख्य रूप से जिस अर्थ में आज हम समझते हैं वह बोधोदय युग की देन है, यानी 18वीं शताब्दी की देन है, या 17वीं शताब्दी के अंत से हम मान सकते हैं जो बोधोदय युग आरंभ होता है। तो 18वीं शताब्दी तो माना जाता है पूरा युग बोधोदय युग है, और 1804 में जब इमैनुअल कांट की मृत्यु होती है तब माना जाता है कि बोधोदय युग समाप्त हुआ है। और वो माना जाता है कि न्यूटन ने जो पुस्तक लिखी थी 1678 या में, उस समय से शुरू होता है बोधोदय युग। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध थोड़ा सा और 18वीं शताब्दी पूरी, ये हम कहते हैं बोधोदय युग। बोधोदय यानी एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एज ऑफ एनलाइटनमेंट में जो राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं उनमें एक विचारक है जो है जॉन लॉक, एक है रूसो, एक है कांट। ये तीन विचारक माने जाते हैं। जो ये थोड़ा सा पहले है, बोधोदय युग शुरू होने से पहले। ये दोनों बोधोदय युग के अंतर्गत हैं, मूल जिसे कह सकते हैं कि उसके बीच में बोधोदय युग का को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता की बात है राजनीतिक सेंस में हम अगर बात करें तो स्वतंत्रता की बात जॉन लॉक से शुरू मानी जाती है। इससे पहले एक और विचारक है जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो है हॉब्स। हॉब्स बौद्धोदय युग से बहुत पहले है, 16वीं शताब्दी का विचारक है। तो उस समय में सॉरी 17वीं शताब्दी का है, लेकिन वो आ रहा पहले से, 1651 में उसकी किताब आई थी, वो थोड़ा पहले का है। इसने जो राजनीतिक अवधारणाएं बहुत सारी है, उन सब अवधारणाओं को अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब को उसने एक ही अवधारणा में समाहित कर दिया था। वो थी शक्ति, पावर। उसके अनुसार पावर में ये सब चीजें होती है। अगर शक्ति है व्यक्तिगत रूप से तो वो न्याय भी प्राप्त कर सकता है, वो अधिकार भी प्राप्त कर सकता है, या अधिकारों की रक्षा कर सकता है, ये वो स्वतंत्र भी हो सकता है, वो समानता की बात भी कर सकता है। अगर शक्ति नहीं है तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी उसका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था कि मानव जीवन में जितनी भी राजनीतिक अवधारणाएं हैं वो शक्ति से नियंत्रित होती है या शक्ति से परिभाषित होती है। इसलिए अलग से किसी अवधारणा के बारे में बात करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जॉन लॉक ने पहली बार ये बात शुरू की थी जिसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्र होने का अधिकार। तो स्वतंत्रता जिस अर्थ में हम राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता की बात करते हैं, उस अर्थ में सबसे पहले आधुनिक युग में जॉन लॉक ने उसका प्रयोग किया है। इसके अनुसार व्यक्तियों को एक प्राकृतिक अधिकार होता है स्वतंत्रता का। जो तीन अधिकार व्यक्ति के पास प्राकृतिक रूप से होते हैं, एक जीने का अधिकार, एक स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा संपत्ति का अधिकार। तो मानता है कि ये तीनों अधिकार व्यक्ति के प्राकृतिक होते हैं, उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति का शरीर होता है। तो वह कहता है कि राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम,
स्वतंत्रता का अधिकार उसका एक प्राकृतिक अधिकार है। इसका क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का उससे का क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है स्वतंत्रता का कि व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। व्यक्ति अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र होता है। व्यक्ति संपत्ति अर्जित करने के लिए स्वतंत्र होता है। व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये उसके स्वाभाविक या प्राकृतिक अधिकार हैं। इसमें वह इस डिटेल में नहीं जाता कि व्यक्ति इन अधिकारों का अगर प्रयोग करता है तो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अगर इससे हनन होता है तो क्या होगा। वो सिर्फ इसका समाधान देता है। वो ये मानता है कि ऐसा संभव है कि एक समाज में, सभ्य समाज में, अगर हर व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करेगा तो उनमें आपस में टकराहट होने की संभावना है। और उस टकराहट को समाप्त करने के लिए वो समाधान देता है जिसे कहा जाता है सेकंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जो उसकी पुस्तक है सरकार का दूसरा सिद्धांत, दूसरा समझौता। तो दूसरा समझौता क्या है कि एक सरकार का निर्माण किया जाता है। ये जो सभ्य समाज के लोग हैं ये मिलकर निर्माण करते हैं और उससे समझौता करते हैं कि हम आपको वोट देंगे, हम आपको अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देंगे, उसके बदले में आपको 3 काम करने होंगे। क्या काम? कि जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में कानून बनाने पड़ेंगे, उन अधिकारों में आने में जो कानून बने हैं उन्हें लागू करना पड़ेगा, और उसमें अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा करना पड़ेगा कानूनी तरीके से। तो जॉन लॉक पहला व्यक्ति है आधुनिक समय का जिसने स्वतंत्रता की राजनीतिक संदर्भ में व्याख्या की है। और उसकी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो मैंने बताया, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है जो ज़्यादा नहीं कही जाती, क्योंकि वो जो समय था उस समय में ये बात करना भी बहुत मुश्किल काम था। आज तो बड़ा आसान लगता है हमको, लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी की, उस समय में ये कहना कि व्यक्ति अपनी बात कहने को स्वतंत्र है, व्यक्ति संपत्ति को अर्जित करने को स्वतंत्र है, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। क्योंकि उस समय व्यक्ति के सोचने, बोलने और करने पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। और सबसे बड़ा प्रतिबंध था धर्म का, प्रतिबंध था राज्य का, प्रतिबंध था समाज का। तो स्वतंत्रता किससे चाहिए थी? ये जो स्वतंत्रता है किससे थी? चर्च, समाज और राज्य, इनसे स्वतंत्रता की बात वो कर रहा है। ये किन के लिए कर रहा है? वो सब व्यक्तियों के लिए नहीं कर रहा है। जो आज ये जो इक्वलिटी या जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, वो तो आज है प्रजातंत्र, इसमें सारे व्यक्तियों को समान माना जाता है। तो जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। लेकिन उस समय में राजशाही थी, आप जानते हैं। तो राजशाही के होते हुए वह स्वतंत्रता की बात कर रहा है। एक्सक्यूज मी। तो वह यह कह रहा है कि वह वर्ग जिसके पास संपत्ति है, सबसे पहले तो उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके पास संपत्ति नहीं है वो तो इस एक्सट्रीम तक जाता है, जिसकी व्याख्या ये की जाती है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है उसको तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए संपत्ति होने पर ही हम व्यक्ति की पूर्णता की बात करते हैं। तो उसकी शर्त यह थी कि जिसके पास संपत्ति है, पहली बात, वह संपत्ति जिसके पास है उसको अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीने का अधिकार है, सब कुछ अधिकार है। तो संपत्ति होने पर वह उस संपत्ति की रक्षा चर्च से कर सके, समाज से कर सके, राज्य से कर सकते। प्रॉपर्टी उसकी प्राइवेट होनी चाहिए, संपत्ति उसकी निजी संपत्ति होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता किसकी है? एक छोटे वर्ग की है, जिस वर्ग को बाद में कार्ल मार्क्स कहता है बूर्जुआ वर्ग। तो वो वर्ग जिसे हम उस संदर्भ में अगर परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि वह पूंजीपति वर्ग, पूंजीवादी वर्ग, कैपिटलिस्ट, जो उस समय एमर्ज हो रहे थे, सामने आ रहे थे। जब समाज में अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान से उद्योग प्रधान बनने जा रही थी। कृषि प्रधान व्यवस्था होने पर तो जो सामंती होते हैं, सामंत युग वर्ग होता है, जिसका जमीन पर अधिकार होता है, उनका राज्य, उनके पास शक्ति होती है, और जो राजा होता था वो उन पर निर्भर करता था।
कि जब एक राजा को दूसरे राजा से युद्ध करना होता था तो इन सामंत के जो थे उसके अंतर्गत उन सामंत से कहता था कि सेनाएं भेजो जिससे हम दूसरे राज्य से लड़ाई लड़ सके। राजा के पास स्वयं के पास बहुत कम सेना होती थी। जब दूसरे राज्य से युद्ध होता था तो वो जो सामंत है जिनके पास जमीनें हैं, जो जमीन पर टैक्स लगाते हैं, वो उस टैक्स के कारण से अपनी अपनी सेनाएं रखते थे और कुछ टैक्स वो राजा को देते थे। तो उस समय सबसे शक्तिशाली कौन सा था? सामंत वर्ग था। ये जिसकी बात कर रहा है ये सामंत वर्ग की बात नहीं कर रहा जॉन लॉक। ये किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है? ये बूर्जवा वर्ग या पूंजीपति वर्ग की बात कर रहा है कि जब एग्रीकल्चर कृषि में वहां पर उत्पादन हुआ और उत्पादन ज्यादा होने लगा तो उसको खपाने के लिए बहुत से व्यापारी अपना सामान उस देश से बाहर बेचने के लिए जाने लगे। जो 15वीं-16वीं शताब्दी की बात है। 15वीं-16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में जो शक्तिशाली राज्य थे, जैसे डेनमार्क है, जैसे स्पेन है, जैसे नीदरलैंड है, ये राष्ट्र बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये भी जाने लगे। ये अपने जो उत्पादन उनका हो रहा था और जो वहां पर खपत नहीं हो पा रही थी उसको बेचने के लिए और उससे लाभ उठाने के लिए दूसरे देशों की यात्रा करने लगे। कोलंबस इसका उदाहरण है। जानते हैं कि अमेरिका इसलिए गया था, वो भारत ढूंढ रहा था और अमेरिका पहुंच गया। वास्को डी गामा था, बहुत से लोग थे, उन्होंने नई नई जमीनें खोजी, नए नए देश खोजे उन यात्राओं से। ये लोग कौन थे? ये व्यापारी लोग थे जो राजा की आज्ञा लेकर व्यापार करने जाते थे, फिर राजा की आज्ञा से वहां पर व्यापार करते थे, वहां से कुछ सामान लाते थे, यहाँ से वो सामान ले जाते थे। बाद में वो व्यापार का जो दृष्टिकोण है वो बदल गया और वो देश गुलाम हो गए, कॉलोनीज बन गई। वो बाद की बात है। तो वो एक नया वर्ग पैदा हो रहा था जिसे कहा जाता है मर्चेंट, व्यापारी। तो सामंत वर्ग था, फिर था व्यापारी और फिर थे पूंजीपति। सामंत वर्ग के पास क्या था? कृषि। इनके पास क्या था? व्यापार। और इनके पास क्या था? फैक्ट्रीज, उद्योग। इंडस्ट्रीज। तो ये सबसे पहले, फिर ये कमजोर हुए, व्यापारी महत्वपूर्ण। जब व्यापारी पैसा कमा के वापस आने लगे तब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में होने लगा था, इंडस्ट्रीज बनने लगी थी, उस पैसे से इंडस्ट्रीज बनने लगी। तो एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जिसे पूंजीपति वर्ग या इंडस्ट्रियलिस्ट कहा जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स क्या कहता है? बूर्जुआ। इस वर्ग को अपने उद्योग को फैलाने के लिए, उद्योग में निरंतर वृद्धि करने के लिए वो ये चाहते थे कि न तो चर्च उन पर नियंत्रण करे, न राजा उन पर नियंत्रण करे। वो राजा को टैक्स देने को तैयार थे लेकिन राजा का नियंत्रण रखने को तैयार नहीं थे। इसी से कॉन्सेप्ट शुरू होता है बाद में, जो फ्री इकोनॉमी की जो कॉन्सेप्ट है, जो आज जिसकी हम फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं कि राज्य नियंत्रण न करे उद्योगों पर या व्यापार पर या इकोनॉमिक सेक्टर पर। तो वो इसी से आरंभ होता है जब पूंजीपति उद्योग लगाते हैं। तो इन पूंजीपतियों की फ्रीडम और स्वतंत्रता की बात जॉन लॉक कर रहा है, जो एक छोटा वर्ग है। ये वो वर्ग है जिसके पास संपत्ति है और जो उद्योग लगा रहे हैं, जिनके पास उद्योग है। तो अपने उद्योग को फैलाने के लिए उन्हें राजा से मुक्ति चाहिए, उन्हें चर्च से मुक्ति चाहिए, उन्हें समाज से मुक्ति चाहिए। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, जो स्वतंत्रता का अधिकार है या स्वतंत्रता की अवधारणा है, वो जॉन लॉक के द्वारा दी गई और जॉन लॉक ने उसको मूलतः पूंजीपतियों के पक्ष में इस अवधारणा को प्रेषित किया है। लेकिन धीरे धीरे ये अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण बनी कि फ्रीडम अगर चाहिए तो फिर पूंजीपति को क्यों चाहिए? मजदूर को भी चाहिए, फिर दूसरे व्यक्तियों को भी चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए। तो ये स्वतंत्रता की अवधारणा जॉन लॉक से आरंभ होती है और फिर वो बाद में राजनीतिक वोकेबुलरी, जो हमारी शब्दावली है, उसका एक अंग बन जाती है, जो बाद के समय तक चलता है। जॉन लॉक के बाद में दूसरा विचारक जो इसके बारे में बात करता है वो है रूसो। रूसो ने बात की है कि स्वतंत्रता तो
बहुत आवश्यक है। और आप जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति भी रूसों के विचारों पर हुई थी। तो स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी पास होनी चाहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता अराजकतावादी नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग स्वार्थ में न करे, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग समाज के हित में करे। या जिसे उसने एक नई अवधारणा दी जो बाद में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, वो है सामान्य इच्छा। स्वतंत्रता का उपयोग सामान्य इच्छा द्वारा निर्धारित होना चाहिए। स्वतंत्रता अगर स्वार्थ की इच्छा से प्रेरित है तो वो स्वतंत्रता नहीं है, उसको स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन अगर वो सामान्य इच्छा से प्रेरित है तो उस व्यक्ति को या उस समूह को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन करता है। सिर्फ स्वतंत्रता की जो कंडीशन है वो थोड़ी परिवर्तित कर देता है। इसी प्रकार से इमैनुअल कांट है। इमैनुअल कांट कहता है, वो चूंकि एक नैतिक विचारक था, आदर्शवादी विचारक था, तो एक्सक्यूज मी, उसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ है जो मनुष्य अपनी इच्छा से नैतिक सिद्धांतों को मानता है उसके अनुरूप कार्य करना या सोचना या बोलना, ये इच्छा है। तो यह इसको जोड़ता है नैतिकता से, नैतिक सिद्धांत। जो इच्छाएं नैतिकता के मापदंड पर खरी उतरती है, और वो नैतिकता वो है जो व्यक्तियों ने अपनी स्वयं की इच्छा से स्वीकार किया है जिससे कि समाज सही प्रकार से चल सके, उन इच्छाओं को वो मानता है कि स्वतंत्रता के रूप में सामने आना चाहिए। तो स्वतंत्रता नैतिकता से बन जाती है। एक और विचारक इसके बाद में आता है, वो है हेगल। जो जर्मन विचारक है, आदर्शवादी विचारक है। हेगल कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मांडीय चेतना है, उसके अनुरूप कार्य करना। ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इसके अनुरूप कार्य करना ही स्वतंत्रता है। आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाते हो तो आप स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य अंत में यही है कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अनुरूप ही आपको कार्य करना है, उसी में समा जाना है आपको। जो ब्रह्मांडी चेतना है उसका एक छोटा छोटा स्वरूप हर व्यक्ति के अंतर्गत चेतना के रूप में है। इसलिए हर व्यक्ति की चेतना का ये कर्तव्य है कि वह ब्रह्मांडी चेतना में जाकर वापस मिल जाए। और जो भारतीय दर्शन परंपरा है शंकराचार्य की, अद्वैत, उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है ये। तो ये मानते हैं स्वतंत्रता का अर्थ है ब्रह्मांडी चेतना के अनुसार कार्य करना। ठीक है। इसके बाद जो विचारक आता है जिसने चेतना के बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कही है, वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। इसने पुस्तक लिखी ऑन लिबर्टी। हम जानते हैं जब हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते हैं, तो जो लोग राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कर रहे थे 1940 के दशक में, वो ये मानते हैं कि ये अंतिम पुस्तक है जिसे नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी या हम कहते हैं मानकीय राजनीतिक सिद्धांत की श्रेणी में, की श्रृंखला में अंतिम पुस्तक माना जा सकता है। इसके बाद 110 साल बाद में, 112 साल बाद जॉन रॉल्स वापस से रिवाइव करता है। तो ऑन लिबर्टी एक छोटी पुस्तक है, बहुत इसकी प्रतियां बिक चुकी है, बहुत प्रतियां बिकती है। इस पुस्तक को माना जाता है कि अगर आपको राजनीतिक के क्षेत्र में, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता की बात करनी है तो आप इस पुस्तक के बिना इस बात को नहीं कर सकते। इसमें इस पूरी पुस्तक इस बात पर है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, और इसमें स्वतंत्रता को परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति स्वयं पर, स्वयं के शरीर पर, स्वयं के विचारों पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
और समाज किसी भी रूप में इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक कि उसके कार्यों से, उसके विचारों से दूसरे को नुकसान नहीं होता हो। इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में कहा जाता है हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल, चेतना के स्तर पर दूसरे का नुकसान पहुंचाने का सिद्धांत। अगर मेरे सोचने से, मेरे बोलने से, मेरे करने से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है तो मेरे बोलने, सोचने और करने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह कहना है जॉन स्टुअर्ट मिल का। अब इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती है और इसको हार्म प्रिंसिपल कहा जाता है। समस्या क्या आती है? पहली बात तो इसने ये माना है कि कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। सोचना भी दो प्रकार का हो सकता है, बोलना भी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो वो जो मेरे तक ही सीमित हो, इसका प्रभाव मेरे पर ही पड़ रहा हो, मेरे पर ही पड़ रहा हो। एक वो जिसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता हो। ये अंतर करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूं उससे दूसरों पर नुकसान हो रहा है क्या। यानी ऐसा बोलना, ऐसा मैं बोल सकता हूं जिससे दूसरों को नुकसान न हो, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जिससे दूसरों को नुकसान हो। यानी इसका अर्थ यह है कि इस प्रकार का अंतर करना संभव है कि मनुष्य के बोलने से दूसरे को नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहली बात तो इसी पर क्वेश्चन किया गया बहुतों के द्वारा। अब ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य आज बोलता है, उसका नुकसान इनडायरेक्टली पता नहीं कब किसको लगे। आज के संदर्भ में तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग हो चुके हैं अपनी अपनी अस्मिता को लेकर। आपने किसी धर्म पर टिप्पणी कर दी, आपने किसी समाज पर टिप्पणी कर दी, आपने किसी जाति पर टिप्पणी कर दी, तो आपने तो हो सकता है सहज भाव में की हो भी मुझे ऐसा लगता है, या अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने के लिए भी ऐसा कर देते हैं। वो दूसरे को बुरा लग गया तो इसका मतलब है कि आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जितने हेट स्पीच जिसे कहा जाता है आज के संदर्भ में, तो हेट स्पीच पर नियंत्रण करना जरूरी है। अब हेट स्पीच को परिभाषित करना ही बहुत मुश्किल है। वो हर स्पीच जिसको हेट स्पीच कहा जाता है वो कोर्ट तय करता है कि वो हेट स्पीच थी या नहीं थी। तो सैद्धांतिक स्तर पर तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने बड़ा अच्छा डिस्टिंक्शन किया है कि कुछ बातें, कुछ सोचना और कुछ करना दूसरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है या प्रभावित नहीं करता है तो उस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये सैद्धांतिक स्तर पर बिल्कुल सही रूप से हम इसको विभाजित कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार में इसको विभाजित करना बहुत मुश्किल। व्यवहार में कैसे करेंगे, खैर वो दूसरी बात है, आगे चलेंगे हम कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो सिद्धांत के स्तर पर यह स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, ये स्वतंत्रता का सर्वश्रेष्ठ बचाव है, जिसमें यह माना गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता अक्षुण्य है, उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। सिर्फ एक कारण से हो सकता है, हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता, कि उससे दूसरे का नुकसान हो रहा हो। तो दूसरे को नुकसान हो रहा हो ये कौन तय करेगा? ये दूसरा तय करेगा या सरकार तय करेगी? दूसरा तो आप पे आरोप लगा देगा, अब उसमें अगर विवाद होता है तो सरकार को तय करना पड़ेगा या न्यायालय को तय करना पड़ेगा। खैर जो भी है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने पहला अपना वक्तव्य दिया है स्वतंत्रता के बारे में। तो इसकी मैं थोड़ा सी व्याख्या ये कर रहा हूं कि एक तो इस परिभाषा के अंतर्गत ये अस्पष्टता है, स्पष्टता सिद्धांत पर तो है लेकिन अस्पष्टता है उसको लोकेट करने पर, उसको ढूंढने पर। तो भाई ये कैसे ढूंढेंगे कि इससे नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है दूसरे का। दूसरी बात वो ये मानता है जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका कि अस्पष्टता, इसमें अस्पष्टता लोकेशन में, लोकेट करने में, ये रियलिटी में, यथार्थ में लोकेट करने की समस्या। दूसरा प्रिंसिपल जो है इसका वो क्या है, दूसरा सिद्धांत इसका मतलब निकलता है, तो ये कह रहा है किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस किसी में वह मानता है कि केवल राज्य के हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहा है, वो समाज के हस्तक्षेप की बात भी कर रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि व्यक्ति के जब एडल्ट हो जाए तो व्यक्ति के बोलने पर उसके पिताजी भी नियंत्रण न करें, माताजी भी नियंत्रण न करें,
उसके परिवार वाले भी नियंत्रण नहीं कर सकते, उसके समाज जो रहता है उस मोहल्ले वाले भी उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। राज्य तो कर ही नहीं सकता, लेकिन ये भी नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये कि वो ये मानता है कि ये सब नियंत्रण करने वाले कारक हैं, व्यक्ति के बोलने, सोचने और करने पर परिवार नियंत्रण करता है, मोहल्ला नियंत्रण करता है, उसका गांव नियंत्रण करता है, समाज नियंत्रण करता है और राज्य भी नियंत्रण करता है। तो ये कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकता। तो इसमें ये बात छुपी हुई है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण केवल राज्य के द्वारा ही नहीं होता, समाज के द्वारा भी होता है, समूह के द्वारा भी होता है, वो नियंत्रण भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि जो सच बोलता है व्यक्ति, यानी हम कहते हैं बोलने पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि वो सच बोल रहा हो, वो झूठ बोल रहा हो तब भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहा है कि जो व्यक्ति के बोलने पर नियंत्रण ना हो, तो व्यक्ति अपना विचार व्यक्त करना चाहे, वो हो सकता है तथ्यगत रूप से गलत हो, लेकिन तब भी समाज, समूह या राज्य को उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, उसको बोलने की आज़ादी देनी चाहिए, जिसको दूसरी तरह से वोल्टेयर ने परिभाषित किया था, आप लोग जानते हैं, जो फिर एक एज ऑफ एनलाइटनमेंट का बड़ा विचारक था, जिसने कहा था कि मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं मरते दम तक ये कोशिश करूंगा कि तुमको विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल सके। ये सिद्धांत जो इसने कहा है, ये डेमोक्रेसी का आधार माना जाता है, प्रजातंत्र का आधार है ये। प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, लेकिन वो किसी को इस बात से रोकते नहीं है कि तुम मेरे विरुद्ध बात नहीं करोगे, मेरे नीतियों के विरुद्ध बात नहीं करोगे। सबको आज़ादी है, जनता तय करती है कि किसकी बात को स्वीकार करते हुए वोट देना चाहिए। तो प्रजातंत्र का ये आधार है, बेस है कि आप असहमति व्यक्त करने का अधिकार हर व्यक्ति को है। और ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेता है कि 100 में से अगर 99 व्यक्ति भी किसी बात पर सहमत हो और एक व्यक्ति असहमत हो, तो उस एक व्यक्ति को भी अपनी बात कहने पर का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये तीसरा, ये 3 पॉइंट इससे संबंधित मैं बताना चाह रहा था आपको। यह पहला तो ये अस्पष्ट है, व्यवहार में। दूसरा यह है कि यह परिवार, समूह, समाज, राज्य, सबका नियंत्रण हो सकता है। सभी नियंत्रण करते हैं, सिर्फ राज्य के नियंत्रण की बात नहीं कर रहा है वो। और तीसरी बात, बहुमत भी नियंत्रण करता है। ठीक है, ये 3 बातें आती है किसमें, जॉन स्टुअर्ट मिल के इस सिद्धांत में कि स्वतंत्रता क्या होती है। वापिस रिपीट कर दूं मैं, यह व्यवहार में अस्पष्ट है किस अर्थ में कि कौन सी बात, कौन सा कार्य दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसको तय करना बहुत मुश्किल होता है। कई बातें हैं या कई कार्य उस समय नुकसान वाले नहीं लगते, बाद में नुकसान वाले लगते हैं। कई कार्य वो लगते हैं इमीडिएटली नुकसान वाले हैं, लेकिन बाद में बड़े अच्छे लगते हैं, उससे बड़ा फायदा होता है। आपने, एक व्यक्ति ने कहा कि ये सड़क बना रहे हैं, तो सड़क बनाने पर गड्ढा खोद, हम जानते हैं घर के सामने गड्ढा खुद जाता है, हम बड़े नाराज होते हैं कि हमारी साइकिल कैसे बाहर निकलेगी, कार कैसे बाहर निकलेगी। लेकिन बाद में जब सड़क बन जाती है तो सबकी बड़ी आसानी से निकलती है। तो टेम्परेरीली आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन परमानेंटली आपको फायदा हो रहा है। तो कैसे तय करेंगे कि इससे हार्म प्रिंसिपल कहाँ लागू करेंगे? एक उदाहरण है। ऐसे ही नियंत्रण केवल राज्य का नहीं होता, नियंत्रण परिवार का होता है, समूह का होता है, समाज का होता है, राज्य का होता है, सबका नियंत्रण होता है। तो सबका नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल। और बहुमत भी नियंत्रण करता है प्रजातंत्र में। 100 में से 99 व्यक्ति अगर कुछ कह रहे तो कहता है भाई एक आदमी कुछ नहीं कह रहा, हमने तय कर लिया। वो भी नियंत्रण करता है, उस व्यक्ति को अपनी आवाज़ उठाने को रोकता है, तो उसको भी अपनी आवाज़ बुलंद करने का के पास आधार या स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये है जॉन स्टुअर्ट मिल।
ये मैंने बताया जो सबसे बड़े विचारक है स्वतंत्रता के। इसके बाद में एक और विचारक है जो 19वीं शताब्दी का ही है, वो है टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन जो है वह सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है, और इसी प्रकार से हॉबहाउस वह प्रभावी स्वतंत्रता की कॉन्सेप्ट देता है। नए नए कॉन्सेप्ट है। हॉबहाउस ने दिया था प्रभावी स्वतंत्रता, जिसको बाद में अमर्त्य सेन काम में लेता है। और टी.एच. ग्रीन कहता है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? वो कहता है कि भाई अब तक ये बहस आपने की कि व्यक्ति सोचने में, बोलने में, करने में स्वतंत्र हो जब तक कि दूसरे को नुकसान ना हो। अब वो ये प्रश्न उठा रहा है कि भाई वो स्वतंत्रता का करेगा क्या? आप जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, अब तक तो है स्वतंत्रता किससे? एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट जिसे कहा जाता है, बंधनों का मुक्त होना ही स्वतंत्रता है जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार। ये कह रहा है नहीं, स्वतंत्रता फॉर व्हाट? स्वतंत्रता किसके लिए? क्या करोगे स्वतंत्रता का? आप अगर अपने स्वार्थ की बात कर रहे हो तो वो अंतिम रूप से वो समाज के विरुद्ध जाएगी, क्योंकि स्वयं का हित अगर समाज के हित से अलग मानते हो तो इसका अर्थ यह है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। इसलिए वही बात, वही कार्य, वही सोचना सही है जब आप समाज के हित के वृद्धि के लिए कर रहे हो, चाहे सोच रहे हो, चाहे बोल रहे हो, चाहे कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप कितना भी कहें कि मैं दूसरों का हार नहीं कर रहा, अधिक दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आप अंततोगत्वा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कहना है टी.एच. ग्रीन का। इसलिए वो कहता है कि स्वतंत्रता किसके लिए और व्हाट, ये महत्वपूर्ण है बनिस्पत किससे वो महत्वपूर्ण हो। वो तो क्या है? बंधनों का अभाव। ये तो कौन कह रहा है? मिल। और ये कह रहा है किस लिए? ये कौन कह रहा है? टी.एच. ग्रीन। तो ये सकारात्मक, और इसी को हॉबहाउस ने प्रभावी स्वतंत्रता कहा है कि वास्तविक स्वतंत्रता वो है जो कि दूसरों के हित में काम में ली जाए। अब इसके बाद में जो विचारक आता है जिसने स्वतंत्रता के बारे में बात की है, वो है I.C.A. बर्लिन। 1988 में किताब लिखी थी, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। छोटी पुस्तिका थी, बाद में उसने उसको बड़ा बना के और किताब भी लिखी, इसी नाम से अलग अलग है, लेकिन इसका ये मूल आधार है। उसने पहली बार कॉन्सेप्चुअली जो बात टी.एच. ग्रीन, जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह कह रहे थे, उसको अवधारणात्मक स्तर पर उन्होंने इसमें विभाजन किया कि स्वतंत्रताएं दो प्रकार की होती है। एक होती है नकारात्मक, एक होती है सकारात्मक। ये दो प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है। ये विभाजन पहली बार इसने किया, I.C. बर्लिन ने अपने लेक्चर्स में किया, जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। नकारात्मक वो है जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल परिभाषित करता है, सकारात्मक वो है जो टी.एच. ग्रीन प्रकाशित करता है। और बर्लिन स्वयं जो है वो मानता है कि नकारात्मक जो है वो सही है, क्योंकि सकारात्मक सबसे बड़ी समस्या यह है कि समाज के हित की बात जब आप करते हैं तो समाज का हित फिर एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त है इन कंपैरिजन टू व्यक्ति के हित के। व्यक्ति का हित तो ज़्यादा कॉन्क्रीट है, समझ में आता है कि मेरा हित क्या है, कि मेरे को भाई एग्जाम पास करना ही मेरा हित है। अब समाज में कुछ होना चाहिए तो वो तो कौन बताएगा कैसे क्या होना चाहिए, तो फिर क्या होता है, उसका मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। कोई एक व्यक्ति
हिटलर टाइप खड़ा हो जाता है, वो कहता है समाज का हित क्या है ये मैं बताता हूँ। वो प्रभावी होता है, शक्तिशाली होता है, तो वो लोगों को अपने हित को समाज का हित बताकर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। तो बर्लिन का कहना था कि दो प्रकार की होती है क्लियर कट, लेकिन नकारात्मक ज्यादा सही है इन कंपेरिजन टू सकारात्मक। ये बात आईसी बर्लिन कह रहा है। तो ये मैंने एक मोटा आपको मूल रूप से पूरा एक चित्रण दिया है कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। कितना महत्वपूर्ण है कि जॉन रॉल्स ने 71 में जो पुस्तक लिखी थियरी ऑफ जस्टिस, उसमें न्याय को परिभाषित करते समय जो दो सिद्धांत दिए कि न्याय उचितता के रूप में, न्याय जस्टिस एज फेयरनेस, उसमें दो प्रिंसिपल्स दिए उसने। उसमें पहला प्रिंसिपल है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी वो पहला प्रिंसिपल है उसका। ठीक है। अब अंत में हम आते हैं समकालीन समय में इस स्वतंत्रता के बारे में क्या बहस हो रही है। आईसी बर्लिन है, जॉन रॉल्स मैंने बताया, वो कहता है। अमर्त्य सेन है जो इसके बारे में बात करता है, तो वो क्या कहता है, उसका दृष्टिकोण है, तो कहा जाता है सामर्थ्यवादी दृष्टिकोण। कैपेबिलिटी अप्रोच। इसके अनुसार वो कहता है कि स्वतंत्रता क्या है ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जितनी भी जो भी स्वतंत्रता है, क्या उसका वो उपयोग कर सकता है, क्या उसमें सामर्थ्य है उपयोग करने की। आपको स्वतंत्रता है कि आप कोई भी चीज मार्केट में खरीद सकते हो, आप स्वतंत्र हो, कार खरीद लो, मकान खरीद लो, आप कुछ भी खरीद लो, स्कूटर खरीद लो, लेकिन क्या आपके पास ये सामर्थ्य है कि आप खरीद सको। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। आप जाइए, आजकल मॉल में जाइए, आप किसी मॉल में, बड़े बड़े मॉल बने हुए उसमें जाइए, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं। अब आप जाओ, आपको हर आदमी को स्वतंत्रता है, मॉल में जाके जा सकता है, दुकान में जा सकता है, लेकिन क्या वो खरीद सकता है। तो आप देखें केवल कुछ ही लोग स्वतंत्र है उसको खरीदने के, जिनके पास पैसा है। तो जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनको इस स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। तो ये कहता है कि सामर्थ्य बढ़ाइए। असली स्वतंत्रता वो है जो जो सामर्थ्य व्यक्ति के पास है वही स्वतंत्रता है। जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी सामर्थ्य है किसी चीज को बाजार से खरीदने की, कुछ बातों को व्यक्त करने की, उतनी ही सामर्थ्य, उतनी ही मेरी स्वतंत्रता है। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, मेरे को कोई टेलीविजन पे बुलाता ही नहीं है, मेरे को कोई वीडियो बनाता ही नहीं मेरा, तो मैं अपने विचार कहाँ व्यक्त करूं। मेरा कोई, मैं आर्टिकल लिख के दूं तो कोई छापता ही नहीं है। मेरे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का क्या हुआ, मतलब ही नहीं उसका। तो अमर्त्य सेन कहता है कि सामर्थ्य होने पर ही स्वतंत्रता की बात की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ एक है मार्था नुसबाम, ये भी सामर्थ्यवादी दृष्टिकोण की बात करती है। ये इसमें जो ऐड करती है इससे अलग थोड़ा सा, ये तो सामान्य सामर्थ्य की बात करता है। मार्था नुसबाम कहती है सामर्थ्य कब होगी, जब समानता होगी। समानता मुख्य मुद्दा है जिससे स्वतंत्रता परिभाषित होती है। और समानता किसमें, कि जो सेक्शन समाज का पिछड़ा हुआ है, महिलाएं हैं, दलित हैं, या दूसरे जो निचले वर्ग है, कमजोर वर्ग है, किसी कारण से माइनॉरिटी है, किसी भी कारण से, वो जब तक समानता का को महसूस नहीं करेगी तब तक वो स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकती। ये कहना किसका है, मार्था नुसबाम का। दो और विचारक है नए जो बड़े अलग तरह से बात करते हैं। एक है फिलिप पेटिट, और एक है क्विंटन स्किनर। फिलिप पेटिट ने एक नए तरह से परिभाषित किया है जिसे उसको कहता है रिपब्लिकन स्वतंत्रता। ये दोनों अगर हम देखें तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, लेकिन ये अलग तरह से परिभाषित करते हैं स्वतंत्रता की बात को। इनका कहना है कि
केवल नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में भेद करने से कुछ नहीं होगा। असली मुद्दा यह है कि जो परिस्थितियां हैं, क्या वो परिस्थितियां अलाउ करती है कि व्यक्ति स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सके। क्योंकि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव डेफिनेशन दी गई है, ये थोड़ी अधूरी है। क्या डेफिनेशन है? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना हो। ठीक है। अब वो ये कहता है कि आपके घर में एक नौकर है। सामान्यतः मालिक नौकर के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता, उसको पता होता है क्या क्या काम करना है, वो काम कर रहा है अपना। तो क्या वो स्वतंत्र है? जो परिभाषा नकारात्मक की उसके अनुसार स्वतंत्र है, उसके कामों में हस्तक्षेप मालिक नहीं कर रहा है, तो वो स्वतंत्र है। जो काम उसको अलॉटेड है उन कामों में मालिक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है, तो क्या वो स्वतंत्र है? ये कहेगा फिलिप पेटिट, नहीं है स्वतंत्र। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि जो स्थितियां हैं वो स्वतंत्र होनी चाहिए, एक्शन स्वतंत्र बाद में होगा। यानी स्थितियां तो आपकी है प्रतिबंध की, यानी आप हो तो नौकर उसके, और आप कह रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मालिक आपके कामों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। अगर ये स्वतंत्रता अधूरी है। असली स्वतंत्रता तब है जबकि आप नौकर ना हो और आप भी मालिक हो, आप इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, तभी तो स्वतंत्र हो गए। नौकर होने के बाद आप स्वतंत्रता की बात कैसे कर सकते हो, चाहे मालिक हस्तक्षेप ना भी कर रहा हो? तो वो कहता है कि ये नए जो स्वतंत्रता मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, उससे रिपब्लिकन स्वतंत्रता है। जो रिपब्लिकन मैकियावेली के समय में जिस रिपब्लिकन स्टेट की बात की जाती थी, उससे रिपब्लिकन फॉर्म सामने आता है। इसमें राजा नहीं होता। आप जानते हैं, और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसका अध्यक्ष चुना हुआ हो, हेरिडिटरी नहीं हो। तो स्वतंत्र है ना, कोई भी चुना जा सकता है, वो रिपब्लिकन हो गया। अन्यथा हेरिडिटरी हो गया। जैसे कि इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिकन नहीं है क्योंकि वहाँ पर राजा जो है वो हेरिडिटरी है, वंशानुगत है। भारत रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो वो ये कह रहा है फिलिप पेटिट को, ये रिपब्लिकन स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आप समझे इसका अर्थ? का अर्थ यह है कि परिस्थितियां ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं है कि एक्शन उसका जो है वो स्वतंत्र है, एक्शन बाद में आता है, पहले परिस्थितियां तो हो, तो स्वतंत्रता होगी। क्विंटन स्किनर भी इसी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग बताता है, वो कॉन्सेप्ट तो ही काम में लेता है, लेकिन वो ऐतिहासिक है ज्यादा। ये क्या है? स्वायत्तता। ये स्वायत्तता की बात करता है, और ये ऐतिहासिक है। यानी ये हिस्ट्री से उदाहरण देता है कि इतिहास में देखिए स्वतंत्रता कब रिपब्लिकन हुई है, तब ऐसी ऐसी स्थितियां थी, और वही सही स्थितियां थी। तो ये आपका पूर्ण रूप से, जिसे मैं कह सकता हूं, आपका स्वतंत्रता का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और हमने 2 वीडियो में स्वतंत्रता को लगभग मैंने बताने का प्रयास किया है। तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कल हम आगे इसके आगे दूसरी बात करेंगे। धन्यवाद।